तो स्टूडेंट्स, हम लोग साइक्लॉयडिकल मोशन स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने आप लोग बताया था कि साइक्लॉयड क्या होता है, साइक्लॉयड की इंट्रिंसिक इक्वेशन के बारे में बताया था। ये हमने बताया था कि ये इन्वर्टेड साइक्लॉयड होता है, साइक्लॉयड ये होता है और ये इन्वर्टेड साइक्लॉयड है। इन्वर्टेड साइक्लॉयड की जो इक्वेशन है वो हमने आपको बताई थी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ये है x = 4 ये साइन साई और s और y में ये रिलेशन है, ये हमने आपको बताया था। साथ में ये जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है साइक्लॉयड की, इन्वर्टेड साइक्लॉयड की, ये बताया गया था। थीटा और साई में ये रिलेशन होता है। और फिर हम लोगों ने जब साइक्लॉयड के इनसाइड कोई पार्टिकल मूव करे, वर्टिकल साइक्लॉयड में अंदर की तरफ जब कोई पार्टिकल मूव करे तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने बताई थी और ये देखा था कि जो पार्टिकल होगा वो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ये होगी जहाँ जी ग्रेविटी है और ए जो है साइक्लॉयड की अगर ये इक्वेशन है तो इसमें ये जो ए अपीयर होता है, ये होता क्या है कि ये जो हाइट होती है इसकी ये 2a होती है और ये टोटल लेंथ 8a होती है और आधी इसकी 4a। तो a इस तरीके से डिफाइंड है। ये जो है हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है साइक्लॉयड के अंदर कोई पार्टिकल और उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये हमने आपको बताया था। वेलोसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगी ये थी, ये तब है जब पार्टिकल जो है कस्प से चलना शुरू करे और इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 हो। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसमें वेलोसिटी और टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन ये बताया था और किसी पॉइंट पर जो है रिएक्शन फोर्स क्या होगा वो बताया गया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम इसमें ले रहे हैं कि a particle slides down the arc of a smooth cycloid whose axis is vertical and vertex lowest downward। तो सवाल ये है कि एक साइक्लॉयड इस तरीके का है कि जिसका एक्सिस वर्टिकल है, यानी वर्टिकल प्लेन में है साइक्लॉयड और वर्टेक्स उसका डाउनवर्ड है, लोएस्ट है, नीचे की तरफ है। इसमें एक पार्टिकल जो है स्लाइड करता है इस तरीके से, स्टार्ट्स एट रेस्ट फ्रॉम द कस्प। तो माना कि कस्प ए से पार्टिकल चलना शुरू करता है, एट रेस्ट यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है 0 होगी इनिशियली। Prove that the time occupied in falling down the first half of the vertical height is equal to the time of falling down the second half। कहना है कि वर्टिकल हाइट का ये हमें मालूम है 2a होता है, तो इसका आधा हो गया a। तो a हाइट ये और a हाइट ये, इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क डिस्टेंस होगी वो मान लीजिए कि OB है और यहाँ से लें तो AB है। तो ये करें A से B तक आने का जो समय होगा और B से O तक आने का जो समय होगा वो एक समान होगा, बराबर होगा। यानी कि जो वर्टिकल हाइट है अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो पहला हाफ चलने का, उतरने का जो समय होगा पार्टिकल का और दूसरा वर्टिकल हाइट हाफ जो उतरने का समय होगा वो बराबर होगा। ये है सवाल। तो अगर आर्क लेंथ के संदर्भ में देखें इसको तो हम कह सकते हैं कि आर्क AB ट्रेवल करने का टाइम और आर्क BO ट्रेवल करने का टाइम सेम होगा। ये हमें दिखाना है। तो हमें मालूम है कि ये रिलेशन होता है
वर्टिकल हाइट और आर्क लेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है। ये हमने बताया था एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8ay, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, इसको यूज करेंगे। तो जब y जो है a होगा, यहाँ पे y a होगा और यहाँ पे y 2a होगा, तो एट b y is a and s is under root 8a square means 2 root 2a at point B। और a पर तो हमें मालूम है s क्या होता है, 4a। तो देखिए, also we know relation between time and arc distance is s is equal to, ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशन होता है, चूंकि ये हमें मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन ये है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए वो सारे रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन होता है वो जो होगा, तो हमें चाहिए टाइम ए से बी तक आने का पहले। तो एट पॉइंट बी, ये हमें मालूम है, एट पॉइंट बी एस इज इक्वल टू 2 रूट 2a। तो टाइम एंड लेट t इज t1, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से देखिए 2 रूट 2a इज इक्वल टू 4a कॉस ऑफ t1। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 कॉस ऑफ t1, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 cos of this, therefore t1 is pi by 4 is a by g pi by 2। तो a से b तक आने का जो समय होगा वो ये होगा t1। अब हम देखते हैं कि B से O तक आने का जो समय है वो कितना होगा। तो B से O तक का जो समय है वो पता करने का दो रास्ते हैं, या तो B से O तक का समय हम अलग से निकालें, और या तो फिर इस रिलेशन को यूज करें A से O तक का समय निकालने के लिए। तो A से O तक का समय निकालने के लिए A पर जो है, अच्छा ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो ये रिलेशन होता है इसमें टाइम रिप्रेजेंट करता है ए से किसी पॉइंट तक आने का, ए से किसी पॉइंट तक आने का टाइम होगा, लेकिन एस जो है क्या होता है, वो होता है ओ से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ओ से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, तो ए से ओ तक आने का समय तो let t2 be the time, t2 be the time
taken by particle in motion from A to O। और ये कितना होगा, हमें पहले से मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा O के अबाउट, और एक ऑसिलेशन होगा यहाँ से यहाँ तक जाने और वापस यहाँ तक आने। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, यानी जो भी एक सेंटर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, वहाँ से O तक आने का समय क्या होता है, टाइम पीरियड का 1/4। तो हम सीधे भी लिख सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखिए S को 0 और ये हो जाएगा cos π/2, और जैसे यहाँ किया वैसे टाइम निकाल लीजिए, नहीं तो सीधे ये होता है टाइम पीरियड बाई 4। और टाइम पीरियड क्या है ये हमने बताया था, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। ये टाइम पीरियड के लिए हमें मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो ये रिलेशन होता है। तो टाइम पीरियड इज 2π/√μ। तो म्यू यहाँ पे क्या है, G/4A। हालांकि हम टाइम पीरियड पहले बता चुके हैं। तो 1/4 ये ऊपर जा करके हो जाएगा 4π√G√A। तो ये हो जाएगा πA/G√। ये T2 टाइम हो गया और T1 टाइम ये है। तो आप सकते हैं T1 जो है T2 का आधा है। इट इम्प्लाइज T2 इज 2 टाइम्स T1। ठीक है, तो एक सवाल हो गया। इस तरीके से स्पष्ट हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय है, यहाँ से यहाँ तक आने के समय का डबल है। तो यहाँ से यहाँ तक आना और यहाँ से यहाँ तक आना में बराबर समय लगता है। ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक सवाल हम और लेते हैं। जो पिछला सवाल है अभी हम लोगों ने किया, उसी का ये जनरलाइजेशन है। सवाल यह है कि a particle slides down the arc of a smooth cycloid whose axis is vertical and the vertex lowest, starting from rest at a given point of the cycloid। यहाँ जो ध्यान देने की बात है, starting from rest at a given point, not from the cusp। Prove that the time occupied in falling down the first half of the vertical height to the lowest point is equal to the time of falling down the second half। इस सवाल में ये है, पिछले सवाल में जो हमने किया था उसमें जो हमारा पार्टिकल था वो कस्प से अपना मोशन शुरू कर रहा था यहाँ से, और फिर प्रूव किया था कि जब यहाँ से चलना शुरू किया करेगा तो जो वर्टिकल हाइट है उसका पहला हाफ का जो समय होगा वही दूसरे हाफ के ट्रेवल करने का समय होगा। ये प्रूव किया था। अभी ये कह रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ से नहीं, किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करे। मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, मान लीजिए ए यहाँ है, वेलोसिटी 0 ही होनी, यहाँ से चलना शुरू करता है। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो ये जो डिस्टेंस है OA', इसको 2 बराबर भागों में बांट लें। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट साइक्लॉइड के ऊपर मान लीजिए B। तो वो ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल हाइट और ये वर्टिकल हाइट ट्रेवल करने का समय सेम होगा। तो पार्टिकल यहाँ चल रहा है तो A से B तक आने का और B से O तक आने का समय समान होगा। ये है सवाल। पिछला जो हमने सवाल किया उसमें ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे था।
बात वही है, उसी का जनरलाइजेशन है कि पॉइंट यहाँ होना ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी हो तो भी वो लागू होगा कि पहले हाफ वर्टिकल हाइट का उतरने और दूसरे हाफ वर्टिकल हाइट का उतरने का समय सेम होगा। तो इस सवाल को अब आप लोग कर लीजिएगा, इसमें हम नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा उससे मुश्किल होगा लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, हो जाएगा। तो रिजल्ट ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, इसमें ये बात आपको बता दें, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जिसे हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई पार्टिकल करता है, मान लीजिए पॉइंट ओ के अबाउट, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है ये, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है वो ये होता है, और जो टाइम पीरियड है वो इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट नहीं होता है। पार्टिकल यहाँ से चले या यहाँ से चले या कहीं से चले, यहाँ तक आने का समय जो है उसका सेम होगा। ए से चलेगा तो शुरुआत करेगा, तो यहाँ से शुरुआत करेगा, तो यहाँ से शुरुआत करेगा मोशन का, तो वो समय सेम होता है। ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, हमें मालूम है। तो पार्टिकल यहाँ से चले यहाँ तक आने का समय, और या यहाँ से चले यहाँ तक आने का समय एक समान होगा, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय होगा वो वही होगा जो यहाँ से तक आने का समय था। वो क्या था? टाइम फ्रॉम ए टू ओ विल बी टाइम पीरियड का हाफ, सॉरी 1/4। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि क्या होता है, तो उसको हमने जो पिछला किया था वो वही होगा, टाइम पीरियड का 1/4, और ये आया था ये, तो ये तो टाइम वही होगा, टाइम पे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ से चले चाहे यहाँ से चले या कहीं और से चलना शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय ये है। अब आपको ये दिखाना होगा कि यहाँ से यहाँ तक आने का समय इस समय का आधा है। ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मोशन from A to B is T1। ये कितना होगा? इस समय का आधा, ये आपको दिखाना है। ठीक है, ये आप सवाल ये कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, बस ये है कि अब आपको ये एक जनरल पॉइंट होगा, ये इसका जो आर्क लेंथ है यहाँ से 4a नहीं होगा। इक्वेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन तो कर्व की ये होगी, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ये होगी। लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट वो आप कहीं से चलना शुरू करता है ए से, तो इसका कुछ मान लीजिए कि S1 S2 जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग इसका क्या होगा, उसके लिए ये रिलेशन है। तो इसको यूज करके आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये आप काम करिएगा। ये होगा कितना? T2 का आधा, लेकिन ये आपका काम है, ये आप करिए। तो अब जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द साइक्लॉइड। साइक्लॉइड के ऊपर मोशन करेगा बाहर की तरफ। तो ये जो इन्वर्टेड साइक्लॉइड लिया था उसमें हम इन्वर्टेड की बजाय एक्चुअल साइक्लॉइड लेंगे,
और उसके ऊपर मोशन देखेंगे पार्टिकल का, राइट। इसके ऊपर मोशन देखेंगे, ये पार्टिकल इसके ऊपर चलेगा, तो उसको हम अगले लेक्चर में देख रहे हैं।